मेरे भाई लास्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 जी हमारे क्या कहते हैं, देखो। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर मान लो तुम्हें इनमें से कोई भी राइट ना मिले, अगर आपको कोई एफ आर नहीं दे रहा है, राइट नहीं मिल रहा है, देन आप डायरेक्टली आ सकते हो सुप्रीम कोर्ट। यू कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट और ये बोल सकते हो कि भैया मुझे नहीं मिला, रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हो। तो अंडर आर्टिकल 32, ये ध्यान समझना है टॉपिक। अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू करने की राइट है। आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करता है आपका हमारा सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत रिट इशू करता है हाई कोर्ट। ठीक है जी, ओके। तो आर्टिकल 32 में रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, 226 में करता है हाई कोर्ट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करना भी एक फंडामेंटल राइट है आपका, क्योंकि आर्टिकल 32 हमारा एफआर होता है ना। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एफआर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करना भी एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता रिट इशू करने के लिए, मना नहीं कर सकता। और ये केवल एफआर के ऊपर ही रिट लेकर आ सकता है, केवल एफआर पे ही रिट ला सकता है। ठीक। लेकिन जो आपका हाई कोर्ट है दोस्तों, उसका आर्टिकल है 226। तो आपका हाई कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है कि हम नहीं लाएंगे रिट, जाओ, नहीं लगाएंगे रिट। और हाई कोर्ट एफआर के अलावा अदर मैटर्स पर भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट का बड़ा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। जो रिट का ज्यूरिसडिक्शन है कि किसके पास रिट इशू करने की ज्यादा पावर है, तो वो हाई कोर्ट के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट एफआर के अलावा बाकी मैटर्स पर भी रिट इशू कर सकता है दोस्तों। ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खाली रिट इशू करेगा एफआर पर। चलो, तो ये आपकी सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। डिफरेंस देख लो, जो मैंने आपको बताया वही है। इसका वाइडर होगा, राइट, ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि पूरे देश में जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप बात करोगे रिट की, तो ये वाइडर होगा। ठीक। अब ध्यान से देखो, एक एक करके, एक एक करके सारे रिट्स आप यहां पढ़ना। दोस्तों हमारे रिट्स हैं हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरोरी और को वारंटो। ठीक है, को वारंटो। तो हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टेरोरी और को वारंटो। अब इनमें रिट्स में होता क्या है, कौन किसके अगेंस्ट इशू कर सकता है, एक बार बस अपने को देखना है। लेट्स सी। चलो, पहला पहला हमारा है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। हेबियस कॉर्पस मींस टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया है, या आप किसी नोन को किसी ने अरेस्ट कर रखा है, ठीक है, आपके नोन को किसी ने अरेस्ट कर रखा है, ठीक है, हाँ, मतलब आपको किसी ने इलीगली डिटेन कर रखा है, देन आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट साहब, मैं हेबियस कॉर्पस के थ्रू रिट लगाया हूं कि मेरे किसी प्रियजन को या मुझे स्वयं आपके बिहाफ पर अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, क्या करें बताओ। ठीक। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा पुलिस को कि इनकी बॉडी मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। बॉडी का मतलब मार के नहीं भाई, जिंदा। जिंदा मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, बस। तो ना रिट में आप नोटिस ये करना कि रिट में कौन सा रिट किसके अगेंस्ट इशू होगा, पहली चीज। दूसरी, किसके अगेंस्ट इशू नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना होता है। तो मेरे भाई आपका जो मैंडमस वाला रिट है, सॉरी, जो आपका हमारा हेबियस कॉर्पस है, इसमें आपके हमारे हायर कोर्ट्स जो होते हैं वो किसी भी बंदे को बोलते हैं जिसने दूसरे बंदे को इलीगली डिटेन कर रखा होता है। अगर मान लो पुलिस ने लीगली डिटेन कर रखा है, तो आपको भी मारेगी कोर्ट और कि भाई क्या टाइम पास कर रहे हो। अगर डिटेंशन इलीगल है, आपको किसी ने इलीगली किडनैप कर लिया, पुलिस ने कर लिया, किसी और ने कर लिया, देन प्लीज जाओ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा रिट आपका। तो ये था आपका हमारा पहला।
दूसरा, मैंडमस। अब ध्यान सुनना, मैंडमस दोस्तों आपका इशू होता है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके अगेंस्ट आता है आपका मैंडमस। ओके, सो मैंडमस कम्स फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। तो अगर कोई भी सरकारी बंदा है जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलता है उसको कि भाई काम कर अपना सही से, बस। तो ये खाली आपका इशू होता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ये इशू नहीं हो सकता अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल जो सर्विस में नहीं है, राइट। जहां पर आप ड्यूटी आपकी डिस्क्रिशनरी हो, इसका मतलब अब जैसे मान लो चौराहे पर जाम छुड़ाने की जिम्मेदारी आपकी तो नहीं है ना, लेकिन कभी कभी आप भी कर देते हो कि हाँ भाई रुक जाओ भाई, इधर वालों को आने दो पहले फिर आप जाओ। तो मान लो आप 2 दिन काम करने गए, तीसरे दिन नहीं गए, तो कोर्ट आपको क्वेश्चन नहीं करेगी अरे काहे नहीं आए, बिकॉज वो आप वॉलंटरी कर रहे थे ना, खुद से कर रहे थे। लेकिन अगर आपकी वो जॉब है, आपकी सरकारी नौकरी है, देन कोर्ट क्वेश्चन करेगी भैया तुम काम काहे सही से नहीं कर रहे हो यार। ठीक, तो ध्यान रखना मैनुअस का मतलब जब कोर्ट सरकारी बंदे से पूछे अपना काम सही से करो। तीसरा, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में आप हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है, हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करता है, ये दोनों आपके रेट। प्रोहिबिशन में क्या होगा, प्रोहिबिशन में ये होगा, मान लो आपकी कोई कोई कोर्ट है जो कि कोई ऐसा जजमेंट ले रहा है जो उसके औकात के बाहर है। जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो बिहार के किसी मसले पर जजमेंट दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलेगा अरे भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट, इट इज नॉट अंडर योर जुरिस्डिक्शन, खत्म करो इसको। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिट करना। तो ये इशू होगा अगेंस्ट जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट, लेकिन जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, प्राइवेट बॉडीज हैं, इनके अगेंस्ट इशू नहीं होगा। तो पूरी नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई है, आप देख लेना आराम से, ठीक है, किसके अगेंस्ट इशू होता है, किसके अगेंस्ट इशू नहीं होता है। सेकंड लास्ट आते हैं आपका सर्टोररी। मेरे भाई सर्ट्यूरी का मतलब क्या होता है, सेम है, बस अंतर यहां पर ये है कि यहां पर आप हायर कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को बोलता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपका बस का नहीं है, इसको हमको दे दो, हम करेंगे। तो अंतर यह है कि यहां पर केस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ऊपर, कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से केस को ले लेती है। ठीक, इसी को बोलते हैं सर्ट्यूररी। और ध्यान रखना सर्ट्यूररी आपका इशू हो सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज भी, जुडिशियल बॉडीज भी, और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी, बस। लास्ट रिट है दोस्तों आपका हमारा को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है भाई, को वारंटो में जैसे मान लो आपको किसी बंदे पर शक हो कि यार ये सही में आईएएस है कि नहीं है, ये सही में डीएम है कि नहीं है, तो अगर आपको ये चेक करना है लीगैलिटी, किसी भी पर्सन की ऑफिस पे वो रहता है नहीं रहता, या वो उस नौकरी में है या नहीं है, इस चीज की अगर आपको लीगैलिटी को चेक करना है, ऑफिस रहने का मतलब हो गया कि उस नौकरी पे है नहीं है, अगर आपको ये लीगैलिटी को चेक करना है दोस्तों, देन आप लेकर आते हो को वारंटो, जो कि इशू होता है अगेंस्ट सब्सटेंसिव ऑफिस के अगेंस्ट, मतलब ऐसी ऑफिस जो सरकारी हो, उन्हीं के अगेंस्ट आपका इशू होगा, खत्म। दिस इज कॉल्ड आपका को वारंटो। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको लगने लगा होगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन है एकदम लल्लू। ध्यान से सुनना दोबारा, ठीक है, बहुत आराम से। मेरे भाई आर्टिकल 31 जो कि एक आपका फंडामेंटल राइट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट इशू करती है रिट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप 5 प्रकार के रिट को इशू कर सकते हो। पहला है हेबियस कॉर्पस, जो कि इशू होता है अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है, सरकार पुलिस से लेकर हर एक बंदा, इवन इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी, जिसमें एक कहा जाता है कि आपने अगर किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है तो उसको छोड़ दो यार, क्या पकड़ रखा है उसको भाई, मेरे सामने प्रस्तुत करो उसको। इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। लिख लो जरा नोट्स में अपने, हेबियस कॉर्पस को आप कहते हो बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम यहां, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम को आपके दोस्तों हमारे इंश्योर करता है। दूसरा मैंडमस,
मैंडमस में क्या होगा कि कोर्ट यहां पर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इशू करती है, उससे पूछने के लिए, उसको बताने के लिए कि अपना काम सही से करो भाई, तुम कर नहीं रहे हो, बस। तीसरा, प्रोहिबिशन और सेटररी, दोनों में हायर कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्ट या कोई क्वाजी जुडिशियल बॉडी, राइट। क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या होता है पता है? देखो, जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है कोर्ट, है ना। जुडिशियल का मतलब क्या हुआ? ऐसे कोर्ट जो आपके जजमेंट देते होंगे। बट व्हाट अबाउट क्वाजी जुडिशियल? तो मेरे भाई, क्वाजाई जुडिशियल का मतलब ये होता है कि आपके हमारे ऐसी बॉडीज, हमारी ऐसी बॉडीज दोस्तों, जिनके पास थोड़ा बहुत हक होता है जज वाला। जैसे हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राइट, फाइनेंस कमीशन, इन सबको आप बोलते हो क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो इनके अगेंस्ट इशू हो सकता है। सटोरी में क्या होता है कि आप रोकते भी हो, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकेगा और साथ में बोलेगा उस केस को मुझे ट्रांसफर कर दो। बस एक डिफरेंस है कि आपका सटोरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, को वारंटो, आपको पता है जहां पर आप चेक करते हो लीगैलिटी कि भाई कोई बंदा पब्लिक ऑफिस में है नहीं है, खत्म। ये था जवानों आपका हमारा आर्टिकल 32 विच वाज रिट्स। और रिट इशू कौन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये आपका फिर पीवाईक्यू आता है। ठीक है, चलो खत्म है आपका एफआर। ये तीन आपके आर्टिकल हमारे दोस्तों और लल्लू से आर्टिकल्स हैं, राइट। एक आपका आर्टिकल 33 जो कहता है कि पार्लियामेंट के पास ही राइट है कि जो आपके फौज के हमारे भाई बंधु हैं उनके एफआर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक। आर्टिकल 34 कहता है, आर्टिकल 34 दोस्तों प्रोवाइड करता है आपका हमारा कि जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लगेगा तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ध्यान रखना, मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, मार्शल लॉ और इमरजेंसी अलग हैं आपके। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 कहता है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज करना है तो वो खाली पार्लियामेंट से होगा, वो राज्य की सरकारें नहीं कर सकती। बस इतना ही था। अब मेरे भाई डिफरेंस क्या है? कल आप लोग फौज में जाओगे, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस क्या है? देखो, जहां पर मार्शल लॉ लगता है वहां पर वो खाली एफआर को इंपैक्ट करता है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो मेरे भाई वो हर चीज को इंपैक्ट करेगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को, पैसों के बंटवारे को, टेनर को, है ना, एफआर को, हर एक चीज को इंपैक्ट करेगा। मार्शल लॉ में सस्पेंड हो जाती हैं सरकारें। किसी राज्य में अगर मार्शल लॉ लग गया, सरकारें आपकी सस्पेंड भी हो सकती हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। मार्शल लॉ लगाने का मेन पर्पस होता है उस लोकल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर। और इमरजेंसी क्यों लगती है आपने पढ़ा है, ठीक, बस वही बात। इमरजेंसी क्यों लगेगी मेंशन है प्रॉपरली, लेकिन मार्शल लॉ आर्मी के ऊपर होता है, कब लगाना है, कहां लगाना। दैट्स इट। तो मेरे भाई आपका एफआर जी हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ये था आपका पार्ट 3 जो आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 4, जहां पे आपको मेंशन मिलता है डीपीएसपी का। और मेरे भाई आपका डीपीएसपी हमारा कहां से आया था? आयरलैंड से आया था। ये आइडिया कि हमारे यहां पर डीपीएसपी होना चाहिए, ये बात हमने आयरलैंड से ली थी। अब आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया डीपीएसपी क्या होता है। तो जवानों, डीपीएसपी का मतलब ये होता है कि आपके हमारे कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस, जैसे जो आप बैच ज्वाइन करते हो, दोस्तों इधर देखो, जब आप बैच ज्वाइन करते हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? आपके एफआर क्या है कि भाई मैंने बोला है कि हार, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, राइट, सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक। ये है दोस्तों मेरा मोरल, सॉरी, ये है आपका हक कि आप बैच ज्वाइन करते हैं सिलेबस पढ़ने के लिए, ठीक है। सिलेबस को कवर करने के लिए जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है, उसको कवर करने के लिए आप बैच ज्वाइन करते हो। तो ये हो गया आपका एफआर कि अगर आपको ये नहीं मिला तो दिक्कत है, अगर आपको ये नहीं मिला तो दिक्कत है।
लेकिन इसके साथ में डेली हम लोग गूगल फॉर्म कराएंगे। ठीक, 3 बार, 2 बार, 4 बार रिवाइज करेंगे एक चीज। एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद 100 MCQ कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आप डिस्कस कर रहे हो, डाउट आईडी है। ठीक, आपके मेंटर्स हैं ध्यान देने के लिए, बात करने के लिए। ठीक, इंग्लिश के सेशंस अलग से हो रहे हैं, प्रैक्टिस पूजा मैम ले रही हैं। तो ये सारी चीजें, प्रैक्टिस से लेकर ये सारी चीजें, ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है कि यार कल के दिन बच्चा पेपर देने जाए तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे हर तरह के क्वेश्चन के लिए। इसलिए उसे इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के भेजो। तो दिस इज योर डीपीएसपी, कि डीपीएसपी अगर आप नहीं भी दोगे तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते जवानों। डीपीएसपी अगर आपको नहीं भी मिलेगा तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एफआर नहीं मिला तो दिक्कत है, राइट? सिंपल। तो ये होता है भाई कि डीपीएसपी आपका एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है, जो सरकार का मोरल ऑब्लिगेशन है दोस्तों। राइट, इट इज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सरकार। और सरकार यहां पर चेक करती है कि हाँ भाई, हाँ भाई, मतलब ये बोला गया है सरकार को कि सरकार जब रूल बनाए तो डीपीएसपी को माइंड में रखे। बस, कायदे से ये चीज आपको रीड करनी चाहिए। इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, बट स्टिल मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं आपके लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? राइट, तीनों में डिफरेंस। एक आपके फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि जो मैं आपको पढ़ाऊं उसके बाद आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, तो एफआर जस्टिसेबल होंगे पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, ये जस्टिसेबल नहीं होते। पार्ट 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको आपने ओरिजिनली 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था। पहले ड्यूटीज नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट से आपने 10 ड्यूटी ऐड किया था, और फिर 11वीं ड्यूटी आपने 86th अमेंडमेंट से ऐड किया था। ठीक है, 86th अमेंडमेंट से आपने 11th ड्यूटी ऐड किया था। तो तीनों में डिफरेंस देखो। पहला डिफरेंस क्या है कि आपका मोरल ऑब्लिगेशन दोस्तों यहां पर होता है, यहां पर इसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा पाओगे कि यार भैया देखो मुझे डीपीएसपी नहीं मिला। डीपीएसपी वो रूल्स नहीं है, डीपीएसपी बोला गया है कि सरकार जब रूल बनाए तो इन चीजों को रिफर कर सकती है गवर्नमेंट। बस ये बोला गया कि गवर्नमेंट इन चीजों को दोस्तों रेफर कर सकती है हमारी। आइए आगे। पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस इंश्योर करता है ये। लीगल सैंक्शन यहां होंगे या नहीं होंगे, या नहीं होंगे। तो बस ये आपका डिफरेंस देख लो। अब डीपीएसपी के बारे में बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ये हमारे संविधान का नॉवेल फीचर है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका आया था। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि डीपीएसपी प्लस एफआर यही मेन हमारा कॉन्शियंस है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, पार्ट 4 में मेंशन है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके डीपीएसपी मेंशन है। ये इंपोज करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन राज्य पर। और राज्य का मतलब आपको पता है कि भाई कोई भी रूल बनाओ इन चीजों का ध्यान रखो। एफआर की तरह ये पॉजिटिव होते हैं नेचर में। दे आर सप्लीमेंट्री टू द एफआर ऑफ द सिटीजंस। दे आर इंटेंडेड टू फिल इन वैक्यूम इन पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो आपके सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सॉरी, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट नहीं मिले, तो ये कोशिश किया गया है कि यार सरकार इन चीजों का ध्यान रख के रूल बनाएगी। ठीक, अब ये हमारे 3 केस थे इससे जुड़े हुए, जिन्होंने बोला कि अगर कल के दिन सवाल उठे दोस्तों, अगर कल के दिन सवाल उठे कि डीपीएसपी सुप्रीम है कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, तो उसका आंसर होगा कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, लेकिन आर्टिकल 14 और 19 को छोड़कर। ध्यान सुनना, अगर आप उससे पूछो हायरकी, हायरकी, एक मिनट, एक, इसमें मैं एक चीज भूल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? हम्म, आर ए आर होगा ना शायद। हाँ ठीक है, हायरकी, ठीक है, CHY ना। ठीक है, सो हायरकी क्या होगी भाइयों? सबसे पहले आपके हमारे फंडामेंटल राइट्स अदर देन 14 एंड 19। ठीक, तो कोई पूछे एफआर और डीपीएसपी में विच इज सुप्रीम,
तो ऑब्वियसली सारे हमारे फंडामेंटल राइट सुप्रीम हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 आपके दोस्तों हमारे सुप्रीम नहीं है। अब ये क्यों, उस पर मैं अभी आऊंगा, ठीक है, उस पर मैं आता हूं। नंबर 2 पर आपका आएगा डीपीएसपी के आपके आर्टिकल, डीपीएसपी का आर्टिकल 39 बी और 39 सी। 39 बी और 39 सी, ठीक। नंबर 3 पर आपके आएंगे आपके दोस्तों आर्टिकल 14 एंड 19, एंड नंबर 4 उसके बाद अदर डीपीएसपीज आपके, ठीक है जी। तो पॉइंट यहां पर यह था कि अगर कोई पूछे डीपीएसपी और एफआर में कौन आपका हमारा ज्यादा वो है, किसके पास ज्यादा पावर है, तो ऑब्वियसली एफआर के पास है, लेकिन आर्टिकल 14 और 19 के पास नहीं है, वो थर्ड नंबर पर आएगा। उससे ऊपर आपका ये दोनों डीपीएसपी आते हैं। ऐसा क्यों? देखो आर्टिकल 14 और 19 में आप क्या करते हो, आप बराबरी का हक दे रहे होते हो ना, राइट। लेकिन जो आर्टिकल 39 में मेंशन है वो उसी का एक्सेप्शन है, कि आप कहते तो हो हर कोई बराबर है, बराबर है, बराबर है, लेकिन फिर आप आर्टिकल 39 में आकर कुछ लोगों को फ्री लीगल एड देते हो, कुछ लोगों को फ्री सामान देते हो। तो ये चीज आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है ना। तो इसीलिए आर्टिकल 31 सी में एक बात लिखी गई है कि जब भी आर्टिकल 39 की बात होगी, 39 बी की बात होगी, उस टाइम आर्टिकल 14 को हम उसका एक्सेप्शन मान लेंगे, ठीक। इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि आपके आर्टिकल 39 बी और 39 सी ये आपके आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर आते हैं पावर वाइज। बाकी एफआर तो ऑब्वियसली पावरफुल होंगे, बाकी सारे। तो ये ना हायरार्की याद रखना, ऑर्डर, ठीक है। चलो, बाकी डीपीएसपी की कहानी है दोस्तों, क्या क्या है पढ़ लीजिएगा एक बार। अब ये डीपीएसपी आपको याद करना है दोस्तों, याद क्या मतलब, रीड करना है एक बार। अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है, रीड कर लेना। सवाल यहां से डायरेक्टली वैसे नहीं आए हैं, ठीक है, आते वैसे उतना नहीं है, बट स्टिल, राइट, स्टिल एक दो बार देख लेना। तो अलग अलग आपके आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है, बस इसको रीड करना है। 38 में क्या लिखा है कि भैया जी हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है भाई कि जिनको जरूरत है सामानों की, जिनको जरूरत है फैसिलिटीज की, अपॉर्चुनिटीज की, उनको हम प्रोवाइड कराएंगे। 39 आपका, 39 में देख लो आपका ये पूरा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट। आपका हमारा ये देखो, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से लेकर सारी चीजें हैं। 41 में है राइट टू वर्क। ये देखो हक नहीं है आपका, ये सरकार को बोला गया है कि यार इन सब चीजों के ऊपर रूल बनाओ। 42 में है आपका कि भैया जी महिलाओं के लिए खासकर मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी, काम में ह्यूमन कंडीशन होगी, सही कंडीशन होगी काम करने के लिए। 43 में है कि भैया जी लिविंग वेज मिलेगा, ठीक, अच्छे काम करने, जितना काम करोगे उतना भैया जी पैसा मिलेगा, ओके। 43 ए में आपका है हमारा कि आप हमारे इंडस्ट्री को कैसे मैनेज कर रहे हो। 47 में है आपके कैसे न्यूट्रिशन, ये रीड करना, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आते नहीं यहाँ से यार, बट एक बार रीड कर लेना, राइट। खासकर गांधी वाला कि गांधीन प्रिंसिपल हमारे कौन कौन से हैं, गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड हमारे कौन कौन से हैं, राइट। ये सारे आपके गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं, और ये सारे हमारे बेस्ड हैं लिबरल आइडियाज पर। तो दीज आर हमारे डीपीएसपीस दोस्तों, ठीक। ये है हमारे डीपीएस, ठीक है। इसके अलावा ये आपके हमारे कुछ अमेंडमेंट से क्या क्या हमने किया था डीपीएसपी में, वो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। लास्ट में आता है फंडामेंटल ड्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटी में दोस्तों क्या है, इसको आपने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था 10 ड्यूटी को हमारे, ठीक। ये हमने लिया था फ्रॉम यूएसएसआर। जरा वेट करना एक मिनट, जेल आ गया, वाह। तू क्यों आ रही है? अरे तू क्यों बच रही है? हाँ, खुशी में भाई का है। एक सेकेंड, अरे क्लास कैसे एंड कर दी मेरी, है तो, देखो गाइस, से हाय, ज्वाइनिंग लेटर।
कब है ज्वाइनिंग? ये तो मैं देखा नहीं है। देखा नहीं। ओटीए हम्म, 26 सितंबर। अच्छा लग रहा है। लगा। तेरा एग्जाम क्लियर होगा इस बार? तेरा तो होगा। चल पढ़ लो। Thank you, sir. क्या पढ़ रही है अभी? पॉलिट पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ी नहीं है, क्वेश्चन आते हैं तो देख लेंगे। और नोट्स रिवाइज कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई। तू जाने कब से। क्लियर बालक पार्टी। उम्मीद कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद। ओके करण जोत। चलो भैया, तो ठीक है। एफडी में हमारा ये आपका ध्यान रखना। ठीक है, चलो सब हो गया। अच्छा, मैंने मेरे से एक गलती हो गई थी यार उसमें, क्या कहते हैं, इमरजेंसी में। वो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का होगा आई गेस, वहां गलती से रशिया लिखा हुआ है, ठीक है। उसको जर्मनी कर लेना। ठीक। चलो आज। तो मेरे भाई, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है आपकी? अब ये तुम्हारे काम की चीज है, इसको जीवन में अपनाओ। ठीक है। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी रखी गई हैं। ठीक। कौन कौन सी हैं, आज एक बार देखते हैं। ध्यान सुनना। आप देश के संविधान को मानोगे, रिस्पेक्ट करोगे नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। राइट, एक सेकंड, क्या हुआ? आप फॉलो करेंगे नोबल आइडियाज को, जिससे जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है, राइट, वो जिससे हमें आजादी मिली। आप देश की संप्रभुता, अखंडता, इंटीग्रिटी को बरकरार रखोगे। कल के दिन अगर आपको देश बुलाता है अपनी सर्विस के लिए, तो आप जाएंगे। आप प्रमोट करेंगे कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। आप उन प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करेंगे जो डेरोगेटरी हैं महिलाओं के लिए। आप प्रिजर्व करेंगे रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कल्चर। आप हमारे इन्वायरमेंट को बचाएंगे, वहां जाकर दिल बनाकर उसमें तीर नहीं मारेंगे, है ना, कि जाकर फोर्ट में दिल बना दिया, तीर मार दिया। ये नहीं करेंगे। आप डेवलप करेंगे साइंटिफिक टेम्पर को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप समझदार थोड़े बनेंगे, अपने अंदर स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म एंड इंक्वायरी लेकर आएंगे, कि आप सवाल पूछेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने आप को। आप सेफ गार्ड करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को, और आप ये कोशिश करेंगे कि आप हर स्पेयर में अच्छा कर रहे हैं। बस, सरकार की ये अपेक्षाएं हैं आपसे। यहां पर वही लिखा है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर रखा गया था इसको। पार्ट 4A में है आपका। आर्टिकल 51A में आपको मेंशन मिलेगा। करंट में 11 है, ऐड हुए थे 42 से। बाद में 86 से आपने 11th ड्यूटी ऐड की थी। वो क्या थी भैया? वो आपकी ये थी कि आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का अवसर दोगे। अगर आप माँ बाप हैं, 6 से 14 ईयर्स के जो आपके बच्चे हैं उनको पढ़ने का आप अवसर देंगे। खत्म। तो डीपीएसपी और उस पे फंडामेंटल ड्यूटी पे सवाल बड़े कम आते हैं, और जो आते हैं वो ये पूछता है क्या जस्टिसेबल है, नहीं, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था ये पूछेगा, आर्टिकल नंबर पूछेगा, या ये पूछ सकता है इनमें से कौन सी ड्यूटी नहीं है। तो एक बार ड्यूटीज रीड कर लो। ड्यूटी पता होनी चाहिए यार, वैसे तो एग्जाम में आए ना आए ड्यूटी पता होनी चाहिए। मेन सवाल अगर आएगा तो एफआर से आएगा, और वो मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से कहानी के फॉर्म में आपने पूरा पढ़ लिया है, रामायण। खत्म प्रोमैक्स। हाँ। और एक गुड न्यूज भी मिल गई। ठीक। एफआर की वजह से ही गर्ल्स वर अलाउड इन इंडिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं अंशुल। वो तो अलग अलग एकेडमी के अलग अलग रूल हैं आपके यार, अलाउ करें ना करें उनकी मर्जी। अगर लड़कियों को अलाउ कर दिया, देन किसी लड़की के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि इसको क्यों नहीं मिला। ये आपका नहीं होगा। किस चीज का ज्वाइनिंग है? ओटी का है। अरे उसके भाई का है, उसका थोड़ी ना है। उसका होता तो सुपर 100 में कैसे आती गधे। पागल वागल हो गया। उसका भाई पढ़ा है मुझसे ना, तो उसके अपने भाई को भाई ने बोला कि जाके दिखा के आओ, ठीक है। तो वो दिखाने आई थी। हम्म। उसका तो उसके बाद आएगा, उसका अगले साल आएगा, तब मैं दिखाऊंगा। ठीक है।
पूजा मैम की क्लास नहीं है दोस्त। मैम की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। सेम क्वेश्चन मैं सोच रहा था। हाँ कि भैया जो रिकमेंड है उसको क्यों लिया सुपर उसमें ना। उसके भाई का है यार, ठीक है। तभी तो उसने बोला कि आई में मेरिट आउट है। सॉरी, आई में क्या आउट है, मेडिकल आउट है, ऐसा कुछ था। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। शाम को 8 बजे मिलते हैं एक बार और, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, स्टार्टिंग की कुछ चीजें देख लीजिएगा उसमें, बाकी ठीक है, बाकी 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 कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आप रिवाइज करते रहो अपना बढ़िया से। चलो ख्याल रखो, बाय बाय यार, टेक केयर।